Assalamualaikum. Just want to make sure कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते थे वो आ जाएं, तो मेरा ख्याल में शुरू करें बात को। हम लास्ट टाइम केमिकल स्टीचियोमेट्री में बेसिक दोनों मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कर चुके थे। तो तीसरी रिलेशनशिप है वॉल्यूम, और फिर उसके बाद ही वो टॉपिक है जो इनसे रेलेवेंट है और जो हमारा एक्स्ट्रा है, दैट इज परसेंटेज यील्ड और एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड जो भी। तो अब हम पहले बात कर लें आपसे वॉल्यूम रिलेशनशिप की। इसका मतलब है ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें वॉल्यूम गिवन होगा और वॉल्यूम में रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कहलाता है गैल-लुसाक्स प्रिंसिपल of combining volume। जिसके मुताबिक अंडर the similar conditions of temperature and pressure, gases reacts in small whole number ratios of their volumes। यानी वो ये कहते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो गैसेस अपने वॉल्यूम के स्मॉल होल नंबर रेशियोज में रिएक्ट करती हैं। जिसे हम और वाज़ेह करें तो ये साहब गैल-लुसाक जो थे, ये एवोगैड्रो साहब के चार्ल्स के एक वो को असिस्टेंट थे, और इन्होंने एक तरह से एवोगैड्रो लॉ और अपने चार्ल्स लॉ की कंबाइन एक दरमियानी सूरत निकाली। क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो गैस का वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मतलब ये निकला कि गैल-लुसाक ये कहना चाहते हैं कि इक्वेशन में जो मोल रेशियो होता है गैसेस का, वही वॉल्यूम रेशियो होता है। यानी हम अगर रिएक्शन लिखें इस तरह, तो पहली बात ये जो लॉ है इट इज ओनली फॉर गैसेस। आप लिख रहा है गैसेस रिएक्टेंट स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैसेस हो, तो उसमें हम बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने इस वक्त जो इक्वेशन लिखी हुई इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। इसके मुताबिक 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो एवोगैड्रोस लॉ कहता है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो रेशो मोल्स में है वही रेशो वॉल्यूम में है। सो आप कह सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 1 volume of nitrogen, you can take the unit of volume as decimeter cube, 1 decimeter cube nitrogen reacts with 3 decimeter cube hydrogen to form 2 decimeter cube ammonia. So the balance equation for gases represents their mole ratio as well as their volume ratio। सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम का रोल नहीं है। सॉलिड और लिक्विड में ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ मोल रेशियो को रिप्रेजेंट करती है, बट फॉर गैसेस इट इज मोल रेशियो एज वेल एज वॉल्यूम रेशियो।
तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछा जाए तो हम डायरेक्ट इक्वेशन में जो रेशो मौजूद है उसी को इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बीच में मोल को लाने की अब हमें कोई जरूरत नहीं। अभी तक जो इतने भी सवाल किए थे मास मास और मास वॉल्यूम दोनों में, हमें मास गिवन होता था तो हम उससे पहले मोल निकालते थे और उस मोल से वॉल्यूम का पता लगाते थे, लेकिन अब हमें बीच में मोल को लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इक्वेशन के रेशियो पर वॉल्यूम को अप्लाई करेंगे। इस तरह वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप ज़बानी हो जाती है, उसमें जरा भी स्टेप्स और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। और दैट इज एन आइडियल थिंग फॉर एमसीक्यूज इवन फॉर द थ्योरी एग्जाम एज वेल। तो आइए मैं इसको अब एग्जांपल से समझाता हूं तो पता चले मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे आसान रिलेशन बन जाती है। अगर आपके पास यही रिएक्शन हमारे लिए आ जाए, इसी रिएक्शन की बात करूं और सवाल ये हो कि इफ 15 dm cube of nitrogen is used, calculate the volume of ammonia formed at STP। तो आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया है और आपसे अमोनिया का वॉल्यूम पूछा है। दीज आर गिवन एंड रिक्वायर्ड। तो अब हमारा मानना क्या है कि हमें बीच में मोलर वॉल्यूम को लाने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन आपको बताती है नाइट्रोजन और अमोनिया के दरमियान जो रेशो है वो है 1 फॉर नाइट्रोजन एंड 2 फॉर अमोनिया। ये मोल रेशो भी है और ये वॉल्यूम रेशो भी है। सो ये सजेस्ट करता है कि अगर नाइट्रोजन का 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो अमोनिया के 2 डेसीमीटर क्यूब बनेंगे। मींस जितने डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन के होंगे अमोनिया के डेसीमीटर क्यूब उससे डबल होंगे। तो अब ज़बानी निकालना चाहें ज़बानी निकाल दें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका रखना चाहें तो अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ यू हैव 15 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन हाउ मच अमोनिया शुड बी देयर। सीधी सी बात, 2 टाइम्स 15 दिस इज 30 डेसीमीटर। तो यानी आप इक्वेशन के रेशो को डायरेक्ट वॉल्यूम पर अप्लाई करें, जिसमें किसी मोल वॉल को लाने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ इतना ही आसान रेशो था कि जितना नाइट्रोजन है अमोनिया उससे डबल होना चाहिए। तो मैं ये वर्किंग की जगह ज़बानी भी कर सकता था। 15 नाइट्रोजन है तो उसका डबल कीजिए 30 अमोनिया होगा। हाँ, जब रेशो थोड़े से टेढ़े मेढ़े वाले हों कि ज़बानी निकालने में मसला हो रहा है तो भी ये छोटी सी वर्किंग काफ़ी है जो आप रफ पे करें और हाथ से निकालें। तो एक और करते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ दोज रिएक्शन जिसमें हिस्सा लेने वाली सारी चीजें गैसेस हैं। सो इफ 45 decimeter cube O2 is used, calculate the volume of SO2 formed at STP. Again, your working criteria will be very simple because you just focus on these two things, oxygen and SO2. बाकी चीजों को लेना देना नहीं। So the ratio between oxygen and SO2 according to the equation is 3 to 2. Oxygen 3 and sulfur dioxide 2. This ratio is in terms of volume. ये dm cube भी है, ये मोल भी है, लेकिन फिलहाल जैसे जरूरत है वैसे करेंगे। तो if this is 3, this is 2. तो ये अगर 45 हो, this should be x. ऐसे कर दीजिए 3x is equals to 2 multiplied by 45. X is equals to 45 to the 90 divided by 3. Answer is again 30 decimal. So in case of volume relationship, the job is very easy. यानी हमने तो अब जो पढ़ा उससे मास और मास वॉल्यूम के भी ऐसे सवाल होंगे जिसमें जो कैलकुलेशन है ज़बानी करो और हाथ से निकाल के उसे एमसीक्यू बना दिया। लेकिन वैसे देखा जाता तो थ्योरी में मास और मास वॉल्यूम का प्रॉपर 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनता था। लेकिन वॉल्यूम का तो थ्योरी में भी कभी न्यूमेरिकल नहीं बनता, क्योंकि ये तो बगैर किसी वर्किंग के बहुत ही आसानी से फौरन हो जाता है। इसलिए इसकी वर्थ ही एमसीक्यू है कि ये 1 नंबर के एमसीक्यू में आएगा। तो एक आखिरी, और कोशिश कीजिए कि ये आपसे हो। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप बता दें अगर हैंड रेज करके, तो क्या मजा ही आ जाएगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन
if 25 decimeter cube of C2H6 is used at STP, calculate volume of O2 required, volume of CO2 formed. तो क्या आप इसे ट्राई करते हैं और मुझे बताने की कोशिश करें? ए और पी दोनों पार्ट्स। Yes, Tanvina Sheikh, please. Sir, the first one 87.5 and the other is 50. Very good. मैं तो कोशिश ही नहीं की ना कि मैं दूसरा सवाल किसी से पूछूं, मैं ही बताऊं। वेरी गुड, वेरी गुड। असल में बात सारी ये है कि ये जो जितनी तेजी से आप कैलकुलेशन करेंगे, खुद से कोशिश करें, मेरे बोलने मेरे कराने से मैं नहीं समझता इफेक्ट पड़ेगा। सही गलत जैसा भी खुद करेंगे ना, तभी आएगा सही मजा। तो अब मैं जल्दी से आपको बताऊं जिन बच्चों ने नहीं किया या जिनको कोई कंफ्यूजन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे लिए C2H6 और O2 के दरमियान कंपैरिजन है। So according to the equation which is given, C2H6 and O2, they have 2 to 7. The ratio is 2 to 7. 2 more volumes of C2H6 and 7 volumes of oxygen. So if this is 25, this should be X. खत्म बात। And this is the way. तो हमने कहा ये हो गया 2X is equals to 7 times 25. So 7 times 25 means 175 and X is equals to 175 divided by 2. अब 2 के टेबल से किसी को भी डिवाइड करना मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी हेल्दी टास्क है, बहुत ही आसान। 87.5 BMQ। 1 बी पार्ट में हमें जो चीजें अब जिनका कंपैरिजन देखना है वो C2H6 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब C2H6 और कार्बन डाइऑक्साइड वाला मामला बड़ा आसान। ये 2 तो ये 4, तो ये 25 तो ये X। आप में से जो ज्यादा शार्प है वो देखेगा कि 2 to 4 का मतलब है जितना C2H6 है CO2 उससे डबल है। तो आप वैसे ही डबल करके 50 आंसर निकाल दें, वरना ये वर्किंग करके भी आपको यही जवाब मिलेगा। 25 4 का 100 और x divided by 2 ये हो जाएगा 100 divided by 2, that's 50 decimeter cube. So it's something which can be done very quickly. So this is now all three types of stoichiometric relationship, जिसको हम कहते हैं calculation from the balanced chemical equation. अब आएगा मजा। अब सुनिए क्या होती है एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। तो अब पहली बात, थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड का मतलब प्रोडक्शन, थ्योरेटिकल प्रोडक्शन। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed theoretically in a reaction if all the given reactant is consumed. बात यह है कि अभी तक आपने जितने भी रिएक्शंस किए थे उनमें जब भी आपको कोई रिएक्टेंट देकर आपसे प्रोडक्ट पूछा गया और तो जो आपने प्रोडक्ट निकाला वो अमाउंट कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। यानी जितने भी आंसर्स हमने निकाले ये सब कहलाते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे एक क्विकली करता हूँ, सपोज हमारे पास रिएक्शन है नाइट्रोजन, यही एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है, मैं हमेशा ही लिख देता हूँ, ये अमोनिया की फॉर्मेशन।
और इसमें हमसे कहा गया सपोज यू हैव 56 ग्राम नाइट्रोजन, हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म। ठीक है, ये वो मास मास रिलेशनशिप का सिंपल सवाल है। तो हमने याद भी आ जाएगा कि हमें कितना आ गया है। तो नाइट्रोजन और अमोनिया के दरमियान 1:2 का रेशो है, 1 मोल नाइट्रोजन तो 2 मोल अमोनिया। क्या करते थे, ये तो मोल है ना, वॉल्यूम तो नहीं है, इसे मास में चेंज करते थे क्योंकि हमें सवाल में मास मास रिलेशनशिप दी है। नाइट्रोजन का 1 मोल 28 ग्राम और अमोनिया का 1 मोल 17 है और 2 मोल्स हो गए 2 टाइम्स 17 दैट इज 34। अब इसके 56 हैं और इसके x हैं, तो बताइए क्या होगा, ये इसी तरह आ जाएगा और आप कहेंगे 28x इज इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 56, तो x इज इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 28, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, 34 2 जा 68। ये आप निकालते हैं जवाब। हम ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम में से किसी को ये नहीं हो सकता कर दिया, ये मास मास रिलेशनशिप थी, मैंने आंसर निकाला। अब बताने की बात क्या है, ये जो आंसर हमने निकाला है ना, दिस 68 ग्राम, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। जो स्टीचियोमेट्री की कैलकुलेशन से निकलता है वो है थ्योरेटिकल यील्ड। ये इस अजम्पशन पे निकला है कि हमने जब ये रिएक्शन किसी ने भी किया होगा तो सारा 56 ग्राम रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। याद रहे, हमारी सारी स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन दो बेसिक असम्पशंस पर बेस कर रही है। नंबर 1, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है, यानी कोई रिएक्शन साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, जो इक्वेशन में रिएक्शन लिखा है बस वही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर सिर्फ अमोनिया बनाते हैं, इसके अलावा इनका कोई और रिएक्शन नहीं होता। तो देयर इज नो साइड रिएक्शन अकरिंग। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं होता। और दूसरी बात, हमने आपको कहा 96 से 56 ग्राम नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन को तो बताया ही नहीं। अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो अकेला नाइट्रोजन को रिएक्शन नहीं करेगा ना। तो ये अज्यूम किया जाता है कि हाइड्रोजन इतना है कि आप टेंशन ना लें, सारा नाइट्रोजन रिएक्शन में हिस्सा ले लेगा। अब इस अजम्पशन पर आपने कह दिया 68 आंसर आना चाहिए, दैट इज थ्योरेटिकल आंसर। जो अगर सारा 56 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि जब हम रिएक्शन कराने जाते हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं और नतीजा ये होता है कि प्रैक्टिकली दुनिया में एक भी ऐसा आइडियल रिएक्शन नहीं है जिसमें 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाए। फैक्टर नंबर 1, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं इसलिए नहीं जा सकता। फैक्टर नंबर 2, जब हम प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमारी अरेंजमेंट, हमारे सेटअप में कहीं ना कहीं ऐसी बात फ्लॉ आती है कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जाया हो जाता है। सो 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाता, whatsoever is the reason. The bottom line is you cannot have a chemical system which gives you 100% efficiency. So 100% reactant cannot be converted to product. थोड़ा या ज्यादा रिएक्टेंट जाया हो जाता है विद एनी मीन्स। तो फिर क्या हुआ, अगर रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट जाया हो जाएगा और 100% प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, तो अगर कोई बच्चा ये रिएक्शन देखने के बाद कि सर ने आंसर निकाला 68 ग्राम, प्रैक्टिकली इसे परफॉर्म करेगा तो उसकी जो अमोनिया बनेगी वो 68 से कम बनेगी। क्यों कम बनेगी, क्योंकि सारा 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं कर पाया, थोड़ा सा जाया हो गया। तो अब जो प्रैक्टिकली बनेगा, एक्चुअल बनेगा विद ऑल दोस पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व जो हमारे रिएक्शन में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं, वो हमेशा थ्योरेटिकल से कम होगा और उसको कहेंगे एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड। नाम से भी अंदाजा हो रहा है। तो दूसरी टर्म थी एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड। ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट actually formed in the reaction due to various practical losses it is always less than
थ्योरेटिकल। अगर फर्ज कर लें कोई बहुत ही आपका दिल चाहे और हमने बड़ी एहतियात करके 100% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, अव्वल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फर्ज कर लें आइडियली हम ऐसा कर पाए, तो उस सूरत में भी एक्चुअल यील्ड प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर आ जाए, ज्यादा होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल बात यह है कि ये बराबर भी नहीं होती, थोड़ी सी कम होगी लेकिन कम जरूर होगी। तो इसका मतलब है जब आप रिएक्शन करते हैं तो कैलकुलेशन के जरिए जो आंसर निकालते हैं वो है थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो आंसर निकालते हैं वो है एक्चुअल यील्ड। और चूंकि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है, तो हम इससे हिसाब लगाते हैं कि कितने परसेंट हमें प्रोडक्शन मिली है, तो वो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड ये बताती है कि रिएक्टेंट का कितना परसेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाया है एक्चुअली, और उसका फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड, ऊपर आती है एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड, नीचे आती है थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय तो अब अगर मैं सवाल बनाऊं एक सिंपल सा जो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल को, इस पूरी कहानी को समेटे, तो वह सवाल ये हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी न्यूमेरिकल को बेस बना लेते हैं जो हमने अभी पीछे किया, 56 ग्राम नाइट्रोजन को हमने यूज किया, तो थ्योरेटिकल यील्ड 68 ग्राम है। ये काम प्रैक्टिकली करके देखा गया तो हमें पता चला सिर्फ 51 ग्राम अमोनिया मिली है। इसका मतलब है बाकी नाइट्रोजन किसी वजह से रिएक्शन नहीं कर सका। तो अगर प्रैक्टिकल यील्ड 51 है, थ्योरेटिकल 68 है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी? फॉर्मूला अब आपने देख लिया ये है। तो अगर मैं क्वेश्चन यू बनाऊं, इफ थ्योरेटिकल yield is 68 gram and actual yield is 51 gram, calculate the percentage तो ये रहा फॉर्मूला, ऊपर है थ्योरेटिकल, नीचे है प्रैक्टिकल, सॉरी ऊपर है प्रैक्टिकल नीचे है थ्योरेटिकल, क्या उल्टा उल्टा लिखा, प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड जो नाम यूज करना चाहें, और नीचे है थ्योरेटिकल 100। तो ये है 51, ये है 68। तो अब अगर आप देखें तो 17 के टेबल को पढ़ें 3 और ये पढ़ें 4, 300 डिवाइडेड बाय 4, आसान टेबल है, 75%। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पेपर में ये टॉपिक दिया जाता तो एक प्रॉपर न्यूमेरिकल होता जिसमें आपको थ्योरेटिकल यील्ड भी खुद निकालनी पड़ती, प्रैक्टिकल यील्ड जैसी बात है गिवन होगी, वो तो प्रैक्टिकल करके मिलती है, और आप कैलकुलेशन करते हैं। अब एमसीक्यूज में ये देखते हुए कि हमें कैलकुलेशन करनी है बगैर कैलकुलेटर की, तो लंबा चौड़ा हिसाब तो नहीं होगा ना। तो द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज कि वो आपको ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्चुअल यील्ड दोनों देंगे, और देन जस्ट वांट टू सी कि आप परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे तो सही प्लेसमेंट करेंगे, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, और देन कैलकुलेट द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला चेक किया जाता है, और इससे रेलिवेंट ऐसी बात भी पूछी जा सकती है जिसका ताल्लुक इसके बैकग्राउंड से, इसकी थ्योरी से हो। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में से कौन सा ज्यादा है, तो थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा होती है बिकॉज वो इस असम्पशन पर होती है कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया, और प्रैक्टिकली हमें हमेशा रिएक्शन लॉसेस का सामना होता है, रिएक्शन के दौरान कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जाया होता है,
इसलिए सारा प्रोडक्ट में नहीं जा पाता, इसलिए प्रोडक्ट हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन या कैलकुलेटेड वैल्यू से कम ही बनता है। अब कुछ रिएक्शन बहुत अच्छे एफिशिएंट रिएक्शन है, उनमें जो प्रैक्टिकल यील्ड आती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से बहुत करीब होती है, तो वो परसेंटेज उनकी 90 से प्लस आ रही होगी, दैट्स वेरी गुड एंड आइडियल रिएक्शन। लेकिन बहुत से रिएक्शन ऐसे भी हैं जिसमें बहुत से रिएक्टेंट में लॉस होता है और हमें प्रोडक्ट जो है कैलकुलेटेड वैल्यू से काफी कम मिलता है, तो उनकी परसेंटेज यील्ड फिर बहुत कम हो जाती है। ये टॉपिक अब हमने पूरा किया फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, क्योंकि इसको कवर करना था और आगे के न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प चाहिए थी, तो मोल से शुरू की थी बात और यहाँ के खत्म हो गई। अब याद रहे इस टॉपिक में हमारे पास जो दीगर चैप्टर नंबर 1 में चीजें हैं, दैट्स कैसे निकालते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्शन, वो फिर नॉर्मल क्लास के साथ है, वो तो हमारे अपने सिलेबस का भी हिस्सा था। इसलिए हम चुन कर, अब काफी सारी हैं ऐसी, काफी सारी तो नहीं लेकिन अच्छी चीजें हैं जो हमें एक्स्ट्रा करनी है, तो जरा उन पर फोकस करने ज्यादा बेहतर है। तो ये चैप्टर 1 की बात खत्म हो गई। अब थोड़ी हमारी स्पीड भी बेहतर होगी क्योंकि शुरू में कुछ बेस बनानी होती है, तो इसलिए भी मैंने इसमें मोल कराना बड़ा जरूरी था, इसलिए सारे वहां से बात उठाई। अब फर्स्ट ईयर के हिसाब से चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, फर्स्ट फोकस करते हैं गैसेस पर और बात करते हैं ये कि जो हमारे सिलेबस में चीजें थी तो उससे क्या एक्स्ट्रा है एक ये बोर्ड में। तो पहले मैं उनका एक क्विक रिव्यू कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे तो हम इसे और तफसील से भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जताने के लिए कि दीज आर द थिंग्स सपोज टू बी डन बाय यू, अगर आप खुद से देखें जो नई चीजें वो मेरे जिम्मे। तो सबसे पहली चीज थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई मसला इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ी थी और सेकंड ईयर की फिजिक्स में भी पढ़ ली है। तो अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की सारी बातें इसमें सबसे पहले आई कि जो एक तरह से गैस को डिफाइन करने के, गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल व्हिच मे बी मोनोएटॉमिक, व्हिच कैन बी पॉलीएटॉमिक। गैसेस आर नॉट अरेंज्ड एट ऑल, the particles are haphazardly distributed throughout the available space. These molecules are very small and their mutual distances are very large. The gas molecules are in continuous motion in a straight line until they collide with each other or with the walls of their container. Such a motion is called Brownian motion. They obey the laws of mechanics while you are moving. They are colliding with each other and their nature of collision is absolutely elastic. Whenever they collide with the walls of their container, they exert pressure, and this force per unit area is called their pressure. Their kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. There exists no force of attraction or repulsion between the gas molecules, and the individual volume of the gas molecule is negligible as compared to the volume of their container. मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने बता दिए। इन पॉइंट्स की बेस पर फिर पढ़े गए गैस लॉस। ये मैं इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीज एक्स्ट्रा आएगी ना उसमें भी मुझे इसकी जरूरत है, वरना तो मैं पूरी गोल कर जाता। इसमें आया बॉयल्स लॉ, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर में पढ़ा फिजिक्स में, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो पक्के याद होने चाहिए। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर while you keep number of moles and temperature as constant. Then you have Charles law. Volume is directly proportional to absolute temperature while number of moles and pressure are constant. Then you have Avogadro's law. Volume is directly proportional to number of moles while you keep the temperature and pressure constant. And then by combining these basic three laws, we derive a general gas equation, which was PV is equals to nRT. That is a combination of these three laws. Okay? Yeah, pause. Then we have two special laws. One for Graham's law, which states that the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of its density. And we have Dalton's law for partial pressure, and which states that the total pressure exerted by the mixture of inert gases will be the sum of the partial pressure of all the gases present in the mixture.
So these are the little introduction from all 5 laws. Now, जब हम ये पांचों लॉस पढ़ लेते थे तो then we add one little thing, और वो क्या थी? हम ये कहते थे कि there are 2 faulty assumptions in the kinetic molecular theory, due to which the gases practically show some kind of deviation from the behavior expected from these all laws. इस बिना पर हमने गैसेस के कॉन्सेप्ट बनाए, एक को कहा आइडियल गैस और एक को कहा नॉन आइडियल गैस. So ideal gas is the one which obey all the gas laws and the kinetic molecular theory at all conditions of temperature and pressure. And non-ideal gases are those which show some kind of deviation from the ideal behavior. So they are not obeying all these laws at all conditions of temperature and pressure. So ये आ गया थोड़ा सा मामला खराब. तो अब हमने कहा ऐसा क्यों है? क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात ये थी कि दुनिया में कितनी गैसेस आइडियल हैं. तो जवाब आया एक भी नहीं. यानी एक भी गैस ऐसी नहीं है जो 100% आइडियल बिहेवियर रखती हो. सारी गैसें दुनिया में ऐसी हैं जो किसी ना किसी टेम्परेचर प्रेशर पर जाकर हमारे लॉ से डिविएट कर जाएंगे. अब ये धमाका था, बड़ी मेहनत से लॉ बने थे और एक आदमी ने नहीं बनाए थे. Starting from 1660 Boyle's law till 1857 when the kinetic molecular theory was proposed, this was 200 years. Generations of scientists were involved in designing these all things. तो ये ऐसे कैसे गलत हो गई, उनसे क्या मिस्टेक हो गई? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अगर ये लॉज गलत होते तो फिर गैसेस सिरे से इन्हें फॉलो ही ना करती. ये क्या कि अंडर वन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर फॉलोइंग ऑल लॉज, एवरीथिंग इज परफेक्ट. And under some other conditions of temperature and pressure, suddenly they deviate from the expected behavior. It means something is wrong, but the theory is not completely wrong. तो अब हमने नोटिस किया कि there were 2 faulty assumptions in our kinetic molecular theory. 2 चीजें kinetic molecular theory में ऐसी propose की गई हैं जिसमें गड़बड़ थी. वो faulty assumptions क्या हैं? वो faulty assumptions हैं कि there exists no intermolecular forces in gases, और दूसरी है individual volume of gas molecule is negligible. वॉन्डरवॉल वो साइंटिस्ट था जिसने ये रियलाइज किया कि ये दोनों बातें जो हमने यहाँ लिखी हैं ये गैसेस के लिए ठीक नहीं है. असल में गैसेस के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, बेहद वीक मगर होती हैं. अच्छा, अगर ये वीक फोर्सेस होती हैं तो फिर गैसेस को तो हमारी पूरी थ्योरी नहीं माननी चाहिए. फिर कभी कभी वो हमारी बात क्यों मान लेती है? हमने कहा देखिए मसला हल हो गया. गैसेस के दरमियान वीक फोर्सेस हैं. तो अब नॉर्मल टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर गैस की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है. अब हाई वेलोसिटी की चीज को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए. इतनी तो अकल है हमें. अगर कोई बॉल स्लोली आपकी तरफ, बहुत स्लोली रेंगती हुई आपकी तरफ आ रही है तो उसे रोकने के लिए आपको बहुत ही मामूली एफर्ट्स करने पड़ेंगे. लेकिन अगर कोई चीज बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर. तो अब जब गैस के मॉलिक्यूल तेजी से मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो उनके दरमियान जो वीक फोर्सेस होती हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब नहीं कर पाती, उनको रोक नहीं पाती, उनकी मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर पाती. इसलिए जो भी साइंटिस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसेस का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है किसी भी तरीके से, उसका दिल ये कहता है कि गैसेस आर मूविंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर. उन्हें किसी मॉलिक्यूल की तरफ से कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही, एक दूसरे के ऊपर ये कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहे और फ्रीली मूव कर रहे हैं. क्योंकि जो फोर्सेस हैं वीक वो कुछ नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ देयर लो मैग्नीट्यूड. तो अब अगर कोई चीज मौजूद तो हो
मगर वो कुछ कर ना पाए, तो आप यही कहते हैं ना तुम्हारा होना ना होना तो बराबर है। तो इसलिए हमने कहा कि अंडर नॉर्मल टेम्परेचर, सिंस द गैस मॉलिक्यूल exert a very weak force which produce no effect, that's why ये कहना कि there exists no force of attraction between gas molecule is true। इससे काम चल जाएगा, और चल गया। लेकिन अगर हम गैस का टेम्परेचर कम करें, तो अब आप खुद सोचिए टेम्परेचर कम करने का क्या मतलब हुआ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, कम करता जाऊं जीरो पर, जीरो से कम करूं माइनस में ले जाऊं। 1857 में किसके पास वो एपरेटस था जो टेम्परेचर को माइनस में ले जाए? कौन सा फ्रिज बन गया था? कोई फ्रिज नहीं बन गया था। साइंसदानों के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि अगर नेचुरली टेम्परेचर कम हो जाए तो उस पर गैसेस का बिहेवियर ऑब्जर्व करें, और हमारे पास आर्टिफिशियल तरीके नहीं थे। इसलिए जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इनिशियली उस वक्त प्रपोज की गई, वो उसी टेम्परेचर पर थी जो नॉर्मल टेम्परेचर है, और उस नॉर्मल टेम्परेचर पर ये बात बिल्कुल ठीक थी। सडनली जब हमने ऐसे तरीके निकाले जिसमें हम गैसेस से को लो टेम्परेचर पर ऑब्जर्व करने लगे, हमने देखा कि जब हम गैसेस को ठंडा करते हैं, अमोनिया को ठंडा करके -34 पे लाए, अमोनिया लिक्विड बन गई। लिक्विड कौन से स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं? जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को इस तरह पकड़ लें कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने लगे। हमने कहा अमोनिया में तो फोर्स ही नहीं थी, इनके मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को कैसे पकड़ लिया? तो इसका मतलब ये निकला कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स थी, वीक थी बहुत, नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे ही आपने टेम्परेचर कम किया, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हुई, उनकी वेलोसिटी कम हुई, वो बहुत ही स्लो मूव करने लगे, तो उसी फोर्स ने उन सबको पकड़कर लिक्विड बना दिया। और अमोनिया क्या, दुनिया की हर गैस लिक्विड बन जाती है, बस टेम्परेचर कम करने की बात है। तो जैसे ही हमें टेम्परेचर कम करने की अकल आई, हमने ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन भी लिक्विड बन गई, नाइट्रोजन -196 पे लिक्विड बन गई, हर गैस लिक्विड बन गई। तो पता चला हर गैस में फोर्स है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे वो फोर्स कुछ नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ लो मैग्नीट्यूड, और लो टेम्परेचर पर कर पाती है। तो खुद को खुद क्या कहानी बन गई। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो आप पढ़ते हैं, जो आइडियल गैस के लिए है, वो हाई टेम्परेचर पर एब्सोल्युटली वैलिड है, बट लो टेम्परेचर पर एब्सोल्युटली नॉट वैलिड है। एक बात पता चल गई। दूसरी बात, इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। कहा गया कि गैस का एक मॉलिक्यूल इतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कि वो तकरीबन 10⁻³ मीटर क्यूब बनता है। ओ भाई, उसको जीरो कह दो, जान छोड़ाओ। हाँ यार, बात में दम है। 10⁻³ मीटर क्यूब, पॉइंट के बाद 29 जीरो लगाएं, यहाँ पॉइंट के बाद 2-3 जीरो लगाएं तो अगला बोलता है बस जीरो ही है ना, खत्म करो, अब क्या बोलना। हाँ बिल्कुल सही होगी बात, हमने कह दिया सही जीरो है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चलेगा। लेकिन फिर एक आदमी ने कहा ओके, इसका तो मतलब है गैस का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, जीरो का तो यही मतलब हुआ ना। तो अब आप सोचिए, ये रहा एक गैस का सिलेंडर, बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये, इसमें पिस्टन भी लगा हुआ है, आप चाहें तो इसे ऊपर नीचे करें, और अंदर गैस के नन्हे नन्हे मॉलिक्यूल है जिनको आपने कह दिया जीरो वॉल्यूम, इनका कोई जगह ही नहीं है, बहुत ही कम जगह घेरते हैं। ओके, अगर ये बहुत ही कम जगह घेरते हैं तो जब मैं ये पिस्टन नीचे लाऊंगा तो ये पिस्टन नीचे आते आते इस बेस से मिल जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो कोई जगह घेरते ही नहीं है। तो 100% वॉल्यूम हम रिड्यूस कर लेंगे। आपके दिल ने कहा नहीं नहीं सर, जैसे ही आप ये नीचे लाएंगे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, करीब आने लगेंगे, करीब आने, आखिर में आके ये सारे नन्हे 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 मिलकर कोई ना कोई जगह तो घेरेंगे, तो आप उसको थोड़ी दबा सकेंगे। इसका मतलब है 100% गैस का वॉल्यूम कंप्रेसिबल नहीं है, बहुत ही मामूली सा फ्रैक्शन है, लेकिन वो फ्रैक्शन कंप्रेस नहीं होगा जो गैस के अपने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा। उसको कैसे कंप्रेस कर देंगे आप? अगर आप गैस का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा करके बनाए, ऐसे कुछ तो होगा ना बेचारा, तो इसको थोड़ी कंप्रेस कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसे दूर दूर हैं, तो आप जब कंप्रेस करते हैं तो इसके दरमियान खाली जगह को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस होने के बाद ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे तो कोई तो जगह बनाएंगे, ये तो नहीं कंप्रेस कर सकेंगे आप। इसका मतलब है ये थॉट के इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, इससे ये तासुर आया था कि आप प्रेशर बढ़ाते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। उनका नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा कि गैस कंप्रेस होना बंद हो जाएगी, जब सारे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खत्म हो जाएगी, तब गैस कंप्रेस नहीं होगी। टेक्निकली वो उस वक्त गैस भी नहीं रहेगी, वो लिक्विड या सॉलिड बन जाएगी। लेकिन 100% वॉल्यूम कैन नॉट बी कंप्रेसिबल।
तो इसका मतलब है ये कब होगा, गैस का मॉलिक्यूल कब इस हालत में आएगा कि उसके सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एट ए वेरी हाई प्रेशर। इसका मतलब है वेरी हाई प्रेशर पर गैस हमारी बात नहीं मानेगी, कंप्रेस होने से मना कर देगी, और वेरी लो टेम्परेचर पर हमारी बात नहीं मानेगी क्योंकि उसके दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेज आ जाएंगे। तो वो दो कंडीशन जिस पर गैसेस आइडियल नहीं रहती वो है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इन बातों से पता चला कि ऑल गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर, ऑल गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब यहां तक की बातें कमोपेश कम तफसीलात के साथ हमारे भी सिलेबस में मैंने थोड़ी ज्यादा डिटेल में कर दी। अब असल बात पर आए, जो AKU के सिलेबस में एडिशनल बात है वो ये है कि अब वो कहते हैं ओके इसका मतलब है आपकी जनरल गैस इक्वेशन, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सारे लॉज ये सिर्फ आइडियल गैस पर अप्लाई होते हैं। जब तक गैसेस आइडियल बिहेवियर दिखाती हैं, यानी व्हेन दे आर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर दे फॉलो योर फॉर्मूलाज, but when they are at low temperature and high pressure they will not follow your formula, तो then they becomes non ideal in behavior। तो उनका फॉर्मूले कौन से, उनके लॉ कौन से? तो हमारे फॉर्मूले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हमारी इक्वेशन कहलाती है PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज ओनली फॉर आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस। ये सिर्फ तब अप्लाई हो सकती है जब गैसेस आइडियल बिहेवियर दिखाएं, यानी एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। लेकिन जब आप गैसेस का टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई करें तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं। फिर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? तो वॉन डेर वाल ने आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT में करेक्शन किए अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स, और उसे एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जो नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए था। वो फॉर्मूला कहलाता है वॉन डेर वाल इक्वेशन। ये है जनरल गैस इक्वेशन एंड दिस इज फॉर आइडियल गैस और आइडियल बिहेवियर। और फिर है एक वॉन डेर वाल इक्वेशन जो है फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर, वो बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन में करेक्शन करके बनाई गई है, वो हमारे सिलेबस में। अब ऑब्वियसली उस फॉर्मूले से MCQ या न्यूमेरिकल नहीं आप कर पाएंगे क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसके न्यूमेरिकल कम से कम MCQ में नहीं आ सकते। लेकिन वो फॉर्मूला क्या है और उसको किस लॉजिक से डिराइव किया गया, इससे बड़े आराम से सवाल करते हैं। तो हमें इतना आइडिया जरूर हो, और इतना ही AKU में भी उन्होंने भी इसकी न्यूमेरिकल और ये सारी डिटेल रखी, सिर्फ ये रखा है कि आपको ये सब बातें बता के वॉन डेर वाल इक्वेशन है क्या वो बता दें। तो अब वो हिसाब हमें करना है। तो राइट फ्रॉम दिस हम इससे आगे बढ़ेंगे। पहले से बताता हूँ, हो सकता है कोई बच्चा खुद से पढ़ने की कोशिश करे तो मजा आएगा उसको। इस चैप्टर में अब मुझे एक वॉन डेर वाल इक्वेशन नेक्स्ट टाइम बतानी है, और हमारे सिलेबस में थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। AK के सिलेबस में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है विच इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है और उसकी बेसिक डेफिनेशन और 2-3 टाइप्स की डेफिनेशन इतना हमारे यहाँ है। तो हम पहले वॉन डेर वाल इक्वेशन ड्राइव करेंगे, फिर उस प्लाज्मा पे जाएंगे, एंड इन द मीन टाइम आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपके ग्रुप में से मैंने आपसे कहा था चैप्टर 1 की अब सारी बातें हो गई हैं, उससे रेलेवेंट एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा ताकि कुछ MCQs का भी तो एक्सपोजर आपको हो जाए। और ये दोनों टॉपिक इंशाल्लाह अगली दफा करेंगे, और अगर इंशाल्लाह ये हो गए तो वी मूव टू फोर्थ चैप्टर। चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा सिलेबस इंटर का ज्यादा है, AK का सिलेबस कम है। इसका मतलब है वो उसी में आराम से कवर हो रहा है, उसमें कोई नई चीजें नहीं पढ़नी। फोर्थ चैप्टर में ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, खासतौर पर आपको सुनकर और खुशी भी होगी। हम हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ s और p पढ़ते थे, यहाँ एक d ऑर्बिटल भी शामिल है, तो इसलिए वो उसके बाद हमारा टारगेट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये स्लाइड्स में भी आपसे शेयर कर लेता हूँ।